Dear students, welcome to the lecture number 17. लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। उसमें जितने भी प्रोग्राम्स गिवन थे हमारी इस पीडीएफ फॉर्मेट वाली फाइल में और उसके अलावा आपकी बुक की जो हार्ड कॉपी है, दोनों में जितने भी टॉपिक्स मौजूद थे वो हमने कवर कर लिए थे और उनसे रेलिवेंट प्रोग्राम्स भी कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज में भी हमें इसी तरह से एक इस पीडीएफ कॉपी से करने होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बुक की हार्ड कॉपी में मौजूद हैं लेकिन सॉफ्ट कॉपी में मौजूद नहीं हैं। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके क्या आंसर्स हैं। हमारा पहला एमसीक्यू ही बुक पर डिफरेंट है, हमारे पास हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंट है। तो हम पहले हार्ड कॉपी वाला देखते हैं। सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग, विच फंक्शन is used to output a single character on the screen। तो जैसे हमने आउटपुट फंक्शन में काफ़ी वैरायटी देखी है, प्रिंट एफ में काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग होती है, पुट्स जो है स्ट्रिंग को प्रिंट करता है और एक कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हमारे पास पुट कैरेक्टर फंक्शन यूज होता है। गेट सी एच ई जो है ये हमारे पास, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये आपने देखना है कि क्या लिखा हुआ है, यूज टू आउटपुट द सिंगल कैरेक्टर। आप सिंगल कैरेक्टर से ये ना हो कि आप इसे गेट सी एच ई समझ लें क्योंकि ये भी स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो स्क्रीन पर दिखाया नजर आने वाला जो कैरेक्टर है हमारे पास सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए वो पुट कैरेक्टर फंक्शन है। सेकेंड है विच फंक्शन रीड्स द सिंगल कैरेक्टर द इंस्टेंट इट इज टाइप्ड। जैसे टाइप किया जाता है वैसे ही वो उसको रीड कर लेता है विदाउट वेटिंग फॉर द एंटर की। तो अब देखिए इसमें हमने दो चीजें देखी थी, एक गेट सी एच और एक गेट सी एच ई, लेकिन यहाँ ये पूरा सेंटेंस देखेंगे, फॉर द एंटर की टू बी प्रेस्ड एंड डिस्प्लेज इट ऑन द स्क्रीन। तो हमारे पास गेट सी एच डिस्प्ले नहीं करता जबकि गेट सी एच ई जो है वो डिस्प्ले भी कर देता है। तो बाकी स्कैन एफ जो है वो सिंगल कैरेक्टर नहीं, उसमें आप डिफरेंट चीजें और उसमें गेट कर सकते हैं बट एंटर की आपको प्रेस करनी पड़ेगी। और गेट्स का फंक्शन जो है ये स्ट्रिंग को गेट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू हमारा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी पर सिमिलर है, तो इसलिए अब हम इसको दूसरी कॉपी से इसको कर लेते हैं। अब हम ये पीडीएफ अपने जो फॉर्मेट हमें जो अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी, उस पे देखते हैं कि विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर द आउटपुट पर्पस इन सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए कि आउटपुट के लिए क्या है, स्कैन एफ तो किसी सूरत नहीं, गेट सी एच भी इनपुट फंक्शन है और इनपुट इस तरह का कोई फंक्शन सी में एग्जिस्ट ही नहीं करता इस नाम से। तो हमारे पास जो आंसर है वो ए पार्ट है इसका। सेकेंड देखते हैं विच कैरेक्टर टर्मिनेट्स अ सी स्टेटमेंट। तो सी को कौन सा कॉलन है, पीरियड है या कॉमा है, तो इनका कोई जिक्र हमने नहीं देखा। वी ओनली यूज्ड सेमी कॉलन। कॉलन यूज होता है कंडीशनल ऑपरेटर में लेकिन उसका यहाँ कोई काम नहीं। विच फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज यूज्ड टू प्रिंट एंड और रीड द फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आपके पास परसेंटेज एफ है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में Which escape sequence is used to move cursor to the beginning of the current line। ये भी हमने देखा है कि \r है जो कि beginning of current line पे ले जाता है। A जो है वो beep alert के लिए है, ये न्यू लाइन के लिए और ये बैकस्पेस के लिए। Which of the following is an arithmetic operator। तो देखें कि ये कौन सा ऑपरेटर है आपके पास, ये रिलेशनल है, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये लॉजिकल है और ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है। Which of the following is a logical operator। तो जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इसका आंसर हमारे पास ये आएगा। नंबर 7 है विच स्टेटमेंट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k प्लस a। तो देखिए k को स्किप कर दें, प्लस को इस साइड पर लेकर आए तो क्या बनता है, k प्लस इज इक्वल टू a। अब हम इसमें सर्च करेंगे k प्लस इज इक्वल टू a कहाँ लिखा है, वो इस ऑप्शन में हमें गिवन है, इसलिए हमें बाकी ऑप्शंस पे बहुत ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत भी नहीं है। Which of the following is an increment operator। अब देखें सिंपल एडिशन है, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू प्लस कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सी जो है ऑप्शन जो है। Which of the following operator has the highest precedence। तो उस टेबल को रिकॉल करें तो उसमें देखें कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस आपके पास स्टैटिक की बनती है, इससे पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उनकी प्रेसिडेंस है और यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं गिवन। उसके बाद बाकी तमाम ऑपरेटर्स इसके बाद आते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन अगर होता तो भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन की भी ज्यादा ही प्रेसिडेंस बनती है।
लास्ट एमसीक्यू देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन 5 + 3 × 3 - 1। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के आपने रूल को फॉलो करना है। इस रूल को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, तो 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। उसके बाद हम प्लस और माइनस दो ऑपरेटर रह जाते हैं, तो इनकी इक्वल प्रेसिडेंस है, तो हम इसमें सबसे पहले प्लस को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो 9 + 5 = 14 एंड -1 दैट विल बी इक्वल टू 13। तो इसका आंसर आपके पास 13 आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम पहले सॉफ्ट कॉपी वाले शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाई फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इसका आंसर देखें, पेज 53 पे आपके पास टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि व्हाई इट इज यूज्ड, तो इसके लिए आप इसमें मेंशन करेंगे कि इट इज used to specify the data type, field width and format according to which the value is to be printed। और उसके बाद आप उसकी एग्जांपल में कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर एक तो बता दें, और उसकी एग्जांपल में आप कोई भी शॉर्ट सा प्रोग्राम राइट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन के उसके कितने मार्क्स हैं। तो इसमें से 2 या 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हुए आप कोई भी सैम्पल प्रोग्राम राइट करके और उसकी आउटपुट बता सकते हैं कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज किया है तो इसकी ये आउटपुट आई है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है व्हाई एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सिमिलरली जैसे आपने पहला क्वेश्चन का आंसर किया है, इसी तरह आप एस्केप सीक्वेंस पे जाएंगे। उस टॉपिक एस्केप सीक्वेंस का पर्पस बताएंगे कि ये किस लिए यूज होता है। इसमें आपको पास जो है वो गिवन है कि ये आउटपुट डिवाइस के ऊपर अपने जो प्रिंटिंग है उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है, और उसके अलावा आप ये कंट्रोल स्ट्रिंग जो होती है प्रिंटफ फंक्शन की उसके अंदर इसको यूज करते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, बैकस्लैश के साथ इसका जो रेलिवेंट कंट्रोल कैरेक्टर है वो होता है। और उसकी आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे देंगे और कोई सिंपल सा बिल्कुल एक एग्जांपल प्रोग्राम या कोड जो है वो छोटा सा आप बता देंगे कि कौन से एस्केप सीक्वेंस का क्या पर्पस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है What is the purpose of printf function? Explain with example। तो printf फंक्शन को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से स्टडी किया है, तो यहाँ से आप इसे स्टार्ट करेंगे। द printf function is used to print text, constant values and so on। ये उसका जनरल फंक्शन, आप जो जनरल सिंटेक्स बताएंगे और उसके बाद उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करके, तो ये आपके पास एक उसकी एग्जाम्पल स्टेटमेंट भी आ गई। इसको आप प्रोग्राम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऊपर आप इंक्लूड stdio.h और void में void और पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर एक ये प्रिंटफ स्टेटमेंट दें, तो ये आपका एक सिंपल सा प्रिंटफ स्टेटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला एग्जाम्पल प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन printf एंड scanf फंक्शन। तो इसमें देखें कि यहीं पर जैसे printf में आप printf के बारे में बताएंगे कि ये आउटपुट फंक्शन है, और उसके बाद जो है वो आप scanf के बारे में यहाँ से बताएंगे कि ये वैल्यूज इनपुट करने के लिए कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। इसी तरह आप इसका सिंटेक्स एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसके सिंटेक्स के डिफरेंट पार्ट्स और वन लाइनर आप प्रोग्राम जिसके अंदर एक scanf फंक्शन यूज हो रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आप उसको आउटपुट करके दिखा दें। तो आपका प्रोग्राम वैलिड होना चाहिए, लेकिन सिंपल से सिंपल प्रोग्राम आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, और उसका पर्पस भी ज़रूर बताएं आउटपुट में, ताकि ये पता चले कि आप हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इन एक्सप्रेशंस को आपने इवेल्युएट करना है। तो देखें यहाँ पर जो ब्रेसेस हैं इनकी सबसे पहले प्रेसिडेंस है, तो 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 × 5 = 35 प्लस 7 आंसर विल बी 42। नेक्स्ट में 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए 100 पहले डिवाइडेड बाय 10 होगा तो आंसर आपके पास 10 आ जाएगा, और 10 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में 50 को डिवाइड करना है 13 से, तो 13 3 × 39 आता है हमारे पास, और उसमें 50 में से 39 माइनस करें तो 11 बचेगा, और 11 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 × 9 आता है, और 2 रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा। इसको मैंने इस तरह यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपने इसको इस तरह से नहीं राइट करना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप। 50 को डिवाइडेड बाय 13 करके आपके पास जो आंसर आएगा वो
11 राइट करेंगे, फिर आप 11 रिमाइंडर 3 लिखेंगे और उसके बाद उसमें से आप उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास रिमाइंडर है 2 आएगा वो आप राइट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 30 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 6। इसमें सबसे ज़्यादा पहले प्रेसिडेंस किसकी आएगी? 30 डिवाइडेड बाय 7 की। तो आप देखें कि यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट का हम नहीं कर रहे हैं, हैंडल नहीं कर रहे डेसिमल पॉइंट। तो आपके पास 7 जो है वो 7 4 28 होता है। तो उस सूरत में आपके पास इसका आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। इस तरह ये सब के आंसर्स मैंने फाइनल आंसर यहाँ पर राइट कर दिए हैं। और लेकिन आपने इसको जब सॉल्व करना है तो आप इसे प्रॉपर स्टेप्स के साथ बताएंगे। मैं आपको यही तमाम एक्सप्रेशंस एक सी के प्रोग्राम में भी एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको श्योर हो जाए कि इनका आंसर यही आता है। ये देखिए मैंने कंपाइलर में उसी तरह से प्रोग्राम राइट किया है। 4 वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर लिए हैं। ये पहले वेरिएबल में मैंने पहले एक्सप्रेशन को एज इट इज टाइप कर दिया है। इस तरह ये बी में सेकेंड एक्सप्रेशन है, सी में थर्ड एंड डी में फोर्थ। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो देखें वही आंसर है 42। 2.5 की जगह इसको भी इसने इंटीजर ही लिया है। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट यूज करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। इस तरह इसका आंसर रिमाइंडर का 2 आएगा और इस तरह इसका डेसिमल इसका हमारे पास आंसर 6 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। पहले मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगी कि आपने इस पे किस तरीके से सोचना किस तरह से है। तो आप ये वैल्यूज को जहन में रखिए अपने पास। जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप इसे पेपर पे लिखते जाएं। मैं आपको इसलिए यहाँ पर लिख के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं प्रोग्राम बाद में आपको कंप्लीट एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगी। तो आप वैल्यूज को साथ साथ लिखते जाएं। देखिए हमने एज्यूम किया कि ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं x, y, z1, z2, z3 एंड z4। x पे वैल्यू 17 है और y में 5 है। z1 के अंदर जो वैल्यू आ रही है दैट इज 17 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए 17 ये इंटीजर है। ये चीज़ आपने डाटा टाइप जरूर जहन में रखनी है। तो हमारे पास जो डाटा टाइप होगी अकॉर्डिंगली ही हमारा आंसर आएगा। तो देखिए जब आपने 17 को डिवाइड करना है 5 से तो आपके पास 5 3 ज़ा 15 होता है। तो आपके पास आंसर Z1 में 3 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू जो है इसको हम प्रिंट कर देंगे तो ये Z1 की वैल्यू 3 हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब देखते हैं Z2 में क्या कैलकुलेशन हो रही है। x रिमाइंडर y, x में है 17 और y में है 5। तो 5 3 ज़ा 15 तो हमारे पास रिमाइंडर में यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो Z2 में आपके पास 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं Z3 में प्लस प्लस x यानी एक इंक्रीमेंट होगा हमारे पास x की वैल्यू में। तो आपने इंटरमीडिएट वैल्यू जरूर देखनी है। ये जो दोनों कैलकुलेशंस हैं इन्होंने x की वैल्यू को चेंज नहीं किया बल्कि एक नए वेरिएबल में उनको स्टोर कर दिया है। तो x की वैल्यू अभी तक हमारे पास 17 ही है तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा तो डेफिनेटली वो 18 हो जाएगी और Z3 में 18 प्रिंट हो जाएगा। Z4 को देखते हैं तो y प्लस प्लस, तो y में हमारे पास 5 था लेकिन देखें ये आपके पास प्री फिक्स था इंक्रीमेंट और ये पोस्ट फिक्स है। Z4 में हमारे पास 6 जो है वो स्टोर नहीं होगा बल्कि 5 स्टोर हो जाएगा लेकिन y की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। अगर इसके बाद हम y की वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे तो वो हमारे पास 6 हो चुकी होगी। अब हम वेरीफाई करते हैं अपने इस आंसर को प्रोग्राम के जरिए। ये देखें यही प्रोग्राम एज इट इज मैंने टाइप किया हुआ है। हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंपाइल करते हैं, उसके बाद हम इसको रन करते हैं और ये देखिए हमारे पास आंसर 3 2 18 एंड 5। आपने बिल्कुल कंपाइलर की तरह इसको अपने जहन में एग्जीक्यूट करना है और स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर आपने राइट करते जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 2 का। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसमें हमारे पास b जो है वो इंटीजर है और बाकी a c d e f फ्लोट हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने इसमें देखनी है। a की वैल्यू 14.84, b की वैल्यू 7, c में a में से माइनस किया गया है b को। देखिए 14.84 माइनस 7 करेंगे तो आपको होता है 14 माइनस 7
7 ही होता है, तो 7.84 हमारे पास आंसर आएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ प्रिंट हम क्या करवा रहे हैं, सी की वैल्यू ये वाली। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी। ये ध्यान में रखें, ए जो है वो फ्लोट है, बी आपके पास इंटीजर है। तो 14.84 को आपने डिवाइड करना है, 14.84 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू आपके पास 7 है, तो 7 2 ज़ा 14 होता है आपके पास। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 2.12, 7 से 84 होता है, 2.12 इसका आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें ए माइनस बी इंटू 3 है, तो ए की वैल्यू 14.84, इसमें से हम बी की वैल्यू माइनस करेंगे, -7 इंटू 3। लेकिन देखें कि सब्ट्रैक्शन पहले नहीं एग्जीक्यूट होगी बल्कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 7 3 ज़ा 21 होता है, तो 14.84 माइनस 21, तो 14 स्मॉलर है और 21 इससे ग्रेटर वैल्यू है। तो अब इसमें अब देखें कि आपके पास आंसर क्या आए, -6.16। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एफ में क्या कैलकुलेशन हो रही है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो a प्लस बी 14.84 प्लस 7, तो यहाँ पर हम इसको 14.84 प्लस 7, तो ये हम पहले इसका हम एडिशन करेंगे क्योंकि ब्रेसेस हैं। तो एडिशन के बाद ये बन जाएगा हमारे पास 21.84। तो 21.84 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.92। अब हम इन वैल्यूज़ को वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर जो हमने किया है, क्या अगर हम सी के प्रोग्राम को इसको टाइप करें तो क्या हमारी आउटपुट यही आएगी। ये हमारा प्रोग्राम है, इसको एज इट इज़ टाइप किया है और इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंपाइल करते हैं और फिर हम इसको रन करेंगे। तो ये देखें 7.84 पहला आंसर हमारा करेक्ट है, 2.12 भी करेक्ट है, ई की वैल्यू -6.16 भी ठीक है और लास्ट वैल्यू 10.9। तो इस तरह एग्जाम में आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स आ सकते हैं जिनकी आउटपुट आपने राइट करनी होगी। आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उनको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद देखते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। डिस्क्राइब हाउ बेसिक एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड। इसका आंसर आपको पेज 59 पे मिल जाएगा। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में यहाँ पर ये सब गिवन है और इस तरह ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका आंसर यहाँ तक आप राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहीं से आप इसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे आपने पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा था, उसके बाद आप रिलेशनल ऑपरेटर्स बताएंगे, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसके बाद आप बताएंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आप लॉजिकल ऑपरेटर बताएंगे, फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट आप छोड़ देंगे और यहाँ से आप ये वाले टॉपिक्स भी छोड़ देंगे और कंडीशनल ऑपरेटर पॉइंट नंबर 8 से आप ये वाला अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। इन प्रोग्राम्स को अभी मैं आपको खुद से राइट करके नहीं दूंगी, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी कि आप खुद इन प्रोग्राम के बारे में सोचें, उनकी लॉजिक बनाएं और टाइप करके देखें। उसमें जो आपको प्रॉब्लम आए मुझसे शेयर करें, उसके बाद मैं आपको इन प्रोग्राम्स की जो है नेक्स्ट वीक तक मैं आपको वेट नहीं करवाऊंगी, बल्कि उससे पहले ही मैं आपको इसकी छोटी छोटी वीडियोस बना के फिर अपलोड कर दूंगी और उसके बाद उसकी वेरिएशन भी बता दूंगी कि एग्जाम में अगर प्रोग्राम्स आते हैं तो वो किस तरह से आप इन्हीं प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगी कि आप इनके ऊपर सोचें और खुद से इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब हम पीडीएफ, हमारे पास जो हार्ड कॉपी है उसमें देख लेते हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चंस जो यहाँ रह गए हों। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सेम है, पीडीएफ पर भी यही था, एस्केप सीक्वेंस वाला भी सेम है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट्स फंक्शन। ये गेट स्ट्रिंग वाला फंक्शन है, इसका आंसर आप राइट करेंगे। ये देखिए आपके पास ये बुक में हार्ड कॉपी में गिवन है गेट्स फंक्शन, इसका थोड़ा सैम्पल प्रोग्राम आप बताएंगे और इसका पर्पस बताएंगे और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गिवन है, द गेट सी एच ई एंड गेट सी एच फंक्शन। तो इसमें आप क्या बताएंगे, दोनों ही सिंगल कैरेक्टर गेट करते हैं। डिफरेंसेस मैं आपको थोड़े से हाईलाइट कर देती हूँ।
दोनों का पर्पस ये है, सिंगल कैरेक्टर गेट करते हैं, दोनों में ही आपको एंटर की जो है वो प्रेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन डिफरेंस क्या है कि गेट सी एच जो है ये आप कैरेक्टर को स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करता, बट गेट सी एच ई जो है वो गेट कैरेक्टर ई को है, ये स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले कर देता है जो भी आप लेटर टाइप करते हैं। ये इसमें मेजर डिफरेंस आएगा आपके पास, और आप इसकी एग्जाम्पल कोड भी दोनों का दे सकते हैं। एक में गेट सी एच को की वर्किंग शो कर दें और एक गेट सी एच ई की। इसके साथ ही हमारे पास ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है, सिवाय क्वेश्चन नंबर 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 डेलिबरेटली मैं अभी आपको सॉल्व नहीं करवा रही। ये मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इन पे सोचें और उसके बाद आप खुद से इनको अटेम्प्ट करें। फिर मैं जब आपको प्रिपेयर करके ये क्वेश्चन दूंगी तो आप फिर डिफरेंस देखिएगा कि हम एक ही टास्क जो है कंप्यूटर से डिफरेंट मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर हम उनकी को कंपेयर करेंगे और सिंपलेस्ट मेथड जो है उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।